Okay, see, mean value theorem. First mean value theorem means MVT and a special case. Here first mean value theorem is developed by Joseph Louis Lagrange. That's why it is known as Lagrange's mean value theorem. And the special case is developed by Michael Rolle, a French mathematician. ठीक है, और ये फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम जो लाग्रांजेस है वो इटालियन था, बाद में फ्रांस में रहने के लिए गया था। मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो उसका स्टेटमेंट हम लोग देख लेंगे आज, क्योंकि ये पूरा एक्सरसाइज 5.8 मीन वैल्यू थ्योरम का ऊपर ही डिपेंडेंट है, इसीलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये मीन वैल्यू थ्योरम, पहले रोल्स थ्योरम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, दिस इज क्या बोल के रखा है स्टेटमेंट, एफ ए बी ये क्लोज इंटरवल सबसेट ऑफ रियल नंबर है ये, और यहाँ पे आप एक्स एक्सिस पर देखिए ए और बी ये दोनों पॉइंट हैं क्लोज्ड है, ध्यान दीजिएगा। देन सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द कोडोमेन, बी कॉन्टिन्यूअस, मतलब ये फंक्शन जो कॉन्टिन्यूअस है, मतलब देखो ये ग्राफ्स ऐसे करके कहीं भी ब्रेक नहीं है, ठीक है। ऑन दिस क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए कॉमा बी, यही ओपन इंटरवल में हर पॉइंट में आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इसका मतलब डिफरेंशिएबल का मतलब, ठीक है। सच दैट एफ ए इक्वल टू एफ बी, और फिर ये एफ ए दिस पोर्शन को डिनोट किया जाता है ना, एफ बी ये, और ये जो हाइट है दोनों बराबर होना चाहिए। दिस फंक्शन मस्ट सेटिस्फाई 3 कंडीशंस, ए एंड बी आर सम रियल नंबर्स, ये सबसेट ऑफ रियल नंबर्स में इसलिए बोला था, ठीक है। Then there exists, after satisfying all these 3 conditions, according to the Rolle's theorem, there exists some C, कोई ना कोई C आपको मिल जाएगा in A B open interval में, तो A और B को छोड़ के, हाँ, such that f dash C is equal to 0। तो ये डिफ्रेंशिएशन आप देखिए यहाँ पे ओपन इंटरवल में डिफ्रेंशिएबल करके रखा है, मतलब A और B में डिफ्रेंशिएबल का बारे में कुछ बोला नहीं है यहाँ, तो इसीलिए ये C, ये A और B छोड़ के एक्सक्लूडिंग एंड बी, ध्यान दीजिएगा सी कहाँ पे होना चाहिए, ओपन इंटरवल ए बी, मतलब ए और बी का छोड़ के बाकी बीच में कहीं भी आपका एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जिस पॉइंट में आप टेंजेंट ड्रॉ करने से वो टेंजेंट एक्स एक्सिस का पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर, तो एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है ना, इसलिए एफ डैश सी 0, ठीक है। यही रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब हम लोग देख लेते हैं मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। इसका स्टेटमेंट देखते हैं, क्या डिफरेंस है इन दोनों का, वो भी यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को। थ्योरम 7 मीन वैल्यू थ्योरम, लेट एफ ए बी, ये डोमेन वही सेम है और कोडोमेन भी सेम है, मतलब फंक्शन सेम है जो रोल्स थ्योरम में मिला था। तो बी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन, वहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस था, ऑन द क्लोज इंटरवल, ठीक है, बराबर है, एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, वहाँ पे भी डिफरेंशिएबल ही था। देन देयर एग्जिस्ट सम सी इन ए बी, यहाँ पे देखो डायरेक्ट सी होगा बोल रहा है, मतलब कॉन्टिन्यूस होने से और डिफरेंशिएबल होने से भी एक सी होता है ए और बी का बीच में, ठीक है। सी कोमा एफ सी में जो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उस टेंजेंट का स्लोप डिनोट करते हैं एफ डैश सी ने। तो ये एफ बी और एफ ए, ये हाइट, ये दोनों अलग अलग, अच्छा सेम होने से तो ये 0 हो जाएगा ना, तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग और 0, तो सही बात है ये, इसीलिए वो रोल्स थ्योरम को इसका स्पेशल केस बोला जाता है। तो ये दोनों का ऊपर बेस करके जो एक्सरसाइज 5.8 है उसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एक्स बिलोंग्स टू -4, 2। वेरीफाई मतलब क्या करना है, -4, 2, -4 हो गया ए और 2 हो गया बी, इन दोनों का ओपन इंटरवल का बीच में कहीं एक पॉइंट मिल जाए तो जिसमें आपका इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाए, मतलब रोल्स थ्योरम में जो कंडीशन है वो अगर कंडीशन ये फंक्शन ने सेटिस्फाई कर दिया तो हम लोग को एक पॉइंट यहाँ पे मिल जाना चाहिए, तो वो मिलता है कि नहीं हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। पहले चेक कर लेते हैं, इज दिस फंक्शन सेटिस्फाइंग the required conditions, since the function ये is a polynomial function, ठीक है। तो polynomial function होने से ये continuous होता है और differentiable होता है, ये property है। so it is continuous in the closed interval and differentiable in open interval, यहाँ प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक है।
और वैल्यू चाहिए हम लोग को एफ ए और एफ बी दोनों, मतलब y का वैल्यू चाहिए ना, तो f -4 निकालते हैं। -4 कहाँ पे, यहाँ पे x का जगह में -4 डालना पड़ेगा, ठीक है। -4 दिस वन, तो -4 स्क्वायर ये प्लस 2 इंटू -4 ये, देन -8 एज इट इज़, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आपका हिसाब से। दिस वन -4 स्क्वायर 16, 2 इंटू -4 -8, दिस इज -8, राइट। क्या हो गया 16 - 16 लाइक दिस, 16 - 16 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। कोई बात नहीं, आपका वैल्यू ही चाहिए ना, ये वैल्यू किसके साथ बराबर होना चाहिए, f2 के साथ। सो विल फाइंड आउट f2 ऑल्सो। दिस वन पुटिंग x इज इक्वल टू 2, 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 -8, नाउ लेट्स सिंप्लीफाई 4, 2 into 2 4 -8, this will be giving 8 minus 8 0, right? What does this mean? This means that f minus 4 is equal to f2 is equal to 0. इसका मतलब तीनों conditions are satisfied by this given function. So according to Rolle's theorem, there exists a c in -4, 2 such that f dash c is equal to 0. ऐसा c कुछ हो जाना चाहिए। ये रोल्स थ्योरम बताया था, अब हम लोग वेरीफाई करना है, तो है कि नहीं देख लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा और वहाँ पे एफ डैश सी में 0 डाल के सी का वैल्यू निकालेंगे। ये एफ एक्स है, एफ डैश एक्स तो एस एक्स प्लस 2, तो हेम्स एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 क्या इम्प्लाई करेगा, यहाँ पे सी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो 2c + 2 इक्वल टू 0 होगा। देखो 2c + 2 इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू अब क्या आएगा -1, इज दिस ए मेंबर इन बिटवीन -4, 2, ये आपको वेरीफाई करना था। मतलब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया और एक c आपको मिला और ये c इन दोनों का बीच में है, ये बात रोल्स थ्योरम बताया था हम लोग को। अब है कि नहीं -1, डेफिनेटली -1 -4, 2 का बीच वाला एक नंबर है, तो यही रिजल्ट है, मतलब वेरीफाई हो गया। दैट्स व्हाट दिस इज द वेरिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन इफ रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये 3 फंक्शंस दिया हुआ है और इसमें आप रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्या। कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स। उल्टा क्या कुछ बोल सकते हैं, हम बस डिस्कस करते हैं। देखो बाय रोल्स थ्योरम क्या कहते थे, इफ एफ ए बी टू आर देन इज, अब फंक्शन अगर ये लिया जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, फिर एंड पॉइंट में उसका y का वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो एक c वो जो इंटरवल है ए बी, उसका अंदर में बीच में एक c मिल जाएगा, जैसे कैसा c, उसमें डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, ये बाय रोल्स थ्योरम, ठीक है। तो सो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फंक्शंस, ऐसा कोई भी फंक्शन में ये एप्लीकेबल नहीं होगा अगर दैट डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द गिवन कंडीशंस मेंशन्ड इन द थ्योरम। ये कंडीशन अगर कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई नहीं किया तब तो ये रोल्स थ्योरम आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और उल्टा थोड़ा बता देते हैं यहाँ पे, उल्टा क्या होगा अगर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ c आपको मिल गया सपोज ए और बी का बीच में, जिसमें उसका डिफरेंशिएशन 0 आपको मिल गया, मतलब आप कैन यू से दैट एफ इज कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल और उसका एंड पॉइंट में बराबर होगा, वो है आपका रोल्स थ्योरम का कन्वर्स, ठीक है। रिवर्स वाला मतलब ये होने से तो ये होता है और फिर ये आपको मिल गया, तो कैन यू से दिस ऑल दिस थिंग्स विल हैपन टू दिस फंक्शन, ये बात है, ठीक है। रोज ऐसा उल्टा रोज कुछ बोला नहीं, हाँ, तो हम लोग भी नहीं बोल सकते हैं, तो देख लेंगे उसका बाय प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, राइट। तो यहाँ पे
आपका एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे के रखा है, विच वी नो डैट ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बारे में हम लोग को पता है, इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। इंटीग्रल मतलब इंटीजर में, हाँ। सो एफ एक्स इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल 5 एंड एक्स इक्वल 9। ऐसा इंटीजर में ये फंक्शन कंटिन्यूअस कभी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग का टेक्स्ट बुक में ये मिला था हम लोग को, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये एक इंटीजर है, देखो 0 और 1 का बीच वाला कोई भी नंबर के लिए दिस इंडिकेट्स 0 और 1, यहाँ का कोई भी नंबर के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही देता है। फिर 1 और 2 का बीच का कोई भी नंबर के लिए ये 1 देता है, गॉट इट। तो देखो ये यहाँ 1 से 2 तक तो ग्राफ लगभग कंटिन्यूअस है। जब आप 2 पहुँच गया, एज सुन एज यू आर रीचिंग 2, तो आपको जंप करना पड़ रहा है, देखो ऊपर यहाँ। फिर 2 से 3 तक ठीक मज़ा से आप जा रहे थे, जब 3 पहुँचा तब यहाँ और कोई वैल्यू मिला नहीं आपको। दैट्स वाई इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, ऐसे कहा जाता है, ठीक है। तो एफ एक्स इज़ नॉट कंटिन्यूअस इन 5 to 9, उसका इंटरवल में आपको कंटिन्यूअस नहीं मिलेगा। ये इंटरवल में मतलब कोई भी ऐसा इंटीग्रल पॉइंट्स का बीच वाला इंटरवल में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, ओके। तो कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, और F5 और F9 तो बराबर होगा ही नहीं, क्योंकि आप देखिए F5 का 5 होता है, F9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू 9 होता है। तो दोनों एंड पॉइंट में अलग अलग वैल्यू आया, इसका मतलब देखो एफ एक्स डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम। कोई भी एक होने से काफ़ी है, हाँ मैं तीनों दिखा दिया आपको। हेंस रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल टू एफ एक्स, दैट्स ऑल। In the question number 2, we have a second part. What is there? Can you say something about the converse of Rolle's theorem from these examples? And here, for the first function, we have found that Rolle's theorem is not applicable. Right? Now, let us see the second part. Converse of Rolle's theorem means if we have a point where differentiation is 0, then can we say that this is continuous or differentiable? Isn't it? This is we have got that this theorem is not applicable to this function, but its differentiation, we know that it is not differentiable at integral points, but non-integral points this function is differentiable, and whose differentiation is actually 0, right? Means f dash x is equal to 0 at any non-integral points between 5 to 9 or outside of 5 to 9. Anywhere else, if the point is non-integral, then differentiation of this function is 0. Okay, that means here in between 5 to 9 there are lots of points, infinite number of points where this differentiation of this function is 0. But it does not mean that our function will be continuous or differentiable, isn't it? Differentiation of the function at some point may be 0, but it cannot imply that the function will be continuous or differentiable. That's how we can say that the converse of this Rolle's theorem is not true. This is the answer of the second part of this question. Okay. इसी तरीके से आप बाकी दो भी कर सकते हैं। ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही है, तो ये भी सेम ही है, इज नॉट कंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। सो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट -2 and 2। क्यों -2 and 2? क्योंकि इंटरवल आपको वो दिया था। सो इसमें कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, और इस तरीके से और आगे इसमें इसका और इस दोनों एंड पॉइंट में भी इन दोनों का वैल्यू अलग अलग होगा। यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मुताबिक अलग अलग वैल्यू आ रहा है ना, ठीक है। सो एफ एक्स डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम, हेंस रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल टू एफ एक्स इज इक्वल दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, मैं उसको दूसरा कॉन्सेप्ट में भी बार बार यूज़ होता है, इसीलिए उसको यहाँ थोड़ा दिन इलाबोरेटली दिखा रहा हूँ। हाँ, मतलब प्रूव ही कर रहा हूँ
कैसे डिफरेंशिएबल नहीं होता है? डेरिवेटिव ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप एक आर्बिट्ररी इंटीजर सी ले लीजिए, कोई भी इंटीजर, हाँ, डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन ये है, एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी, कोई भी पॉइंट, हाँ, तो उसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एफ सी बाई माइनस एच, ये बाय डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पे अभी आपको क्या लिखना है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बॉक्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर सी को भी वही बॉक्स में लिखना पड़ेगा। इसका वैल्यू क्या है, सी माइनस 1 और ये माइनस सी, तो ये इधर माइनस एच आ रहा है। ओके, तो क्या हो गया, सी सी कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 1/h रहेगा, तो ये हो गया आपका इन्फिनिटी। फिर राइट हैंड डेरिवेटिव एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच, इसमें क्या होता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बॉक्स का अंडर में आया और ये सी का अंडर में लिखना पड़ रहा है, और इसका वैल्यू सी और इसका भी सी। हाँ, यहाँ पे आप सी माइनस सी 0 आपको मिल रहा है, तो 0/h फाइनली तो 0 मिलेगा हैंड डेरिवेटिव, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इन्फिनिटी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू सी अलग अलग है। ठीक, इसका मतलब नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी। आपका अभी कंफ्यूजन क्या है, ये सी माइनस एच बॉक्स में है ना, इसमें आपने सी माइनस 1 लिखा और सी प्लस एच यहाँ पे आपने सी लिखा, ऐसा क्यों, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, लेट सी बी एनी इंटीजर, ये सी बी एन इंटीजर, ये सी आपका कहीं भी आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसे ये नहीं तो यहाँ, नहीं तो यहाँ, यहाँ, हियर। ठीक है, तो कोई भी एक इंटीजर एज्यूम किया, ठीक है, बट रिमेंबर दिस इज नेगेटिव इंटीजर, मतलब 0 का लेफ्ट साइड में लिया है ना। सफिशिएंटली स्मॉल रियल नंबर आर ग्रेटर देन 0, एक छोटा सा नंबर लिया है आपने, सफिशिएंटली स्मॉल मतलब लगभग 0, लेकिन 0 नहीं है, छोटा सा अमाउंट। यहाँ सी से आप माइनस प्लस कुछ कर देने से क्या होता है, सी प्लस कर देने से इधर आप आ जाओगे, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है ना, तो ये यहाँ आओगे, और माइनस कर देने से यहाँ आओगे, मतलब माइनस के साथ माइनस ही ऐड हो जाएगा, तो आप लेफ्ट साइड में मूव करोगे यहाँ पे। ठीक है, सच दैट सी माइनस आर, अब ये सी माइनस आर कहाँ पे, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। ठीक, ध्यान दीजिए, तो माइनस कर रहे हैं आप सी माइनस आर, और आपको लग रहा है यहाँ पे होगा, नहीं, ये एक्चुअली इस साइड में होगा, क्योंकि सी भी यहाँ पे माइनस ही है, नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव एक ऐड हो रहा है, मतलब बढ़ेगा ना, माइनस माइनस कुछ हो जाएगा ऐसा, तो वो नंबर इस साइड में आएगा, सी माइनस आर इस साइड में है, और यहाँ का कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, ये वाला होगा। वैल्यू क्या है, वो सी माइनस 1 है, तो इसीलिए ये सी माइनस 1, और सी ये पॉजिटिव होने से क्या होता है, सी माइनस आर यहाँ होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, माइनस हो रहा है, तो ये यहाँ होगा ना, छोटा। ठीक, और फिर यहाँ का कोई भी नंबर के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ये वाला। ये बात क्लियर है, सी माइनस आर, तो उसके लिए सी माइनस 1 सही है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो दोनों केस में सी माइनस आर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होता है, सी माइनस 1। ओके, और सी प्लस आर के लिए सी होता है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, सी प्लस आर यहाँ पे होगा। अब देखिए इन टर्म्स ऑफ लिमिट्स मीन दैट, ये इन टर्म्स ऑफ लिमिट में अगर देखेंगे तो क्या होगा, ये लिमिट एक्सटेंड्स टू सी पॉजिटिव, मतलब सी ऐसा सी प्लस आर एफ एक्स सी ही होता है, फिर सी माइनस आर, छोटा सा कुछ नंबर अगर माइनस कर दिया जाए तो ये सी माइनस आर, ये लिमिट का वैल्यू ऐसे हम लोग, मतलब एफ एक्स लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हाँ, तब ये वैल्यू देता है। इसलिए हम लोग का यहाँ इस जगह पे ये सी माइनस 1 आ रहा था और सी प्लस एच के लिए सी आ रहा था। ठीक है, भारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आप इसलिए आपको डिटेल्स बता दिया। So number 3, here f(x) equal x square minus 1, which is a polynomial function, hence it is continuous and differentiable, but f1 not equal to f2, मतलब दो कंडीशन सेटिस्फाई तो इस फंक्शन ने कर लिया, लेकिन लास्ट
सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि f1 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x का जगह में 1 आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, 2 कर रहे हैं तो 2 स्क्वायर माइनस 1 3 आ रहा है। तो ये दोनों अलग अलग हो गया ना, इसीलिए ये दोनों इक्वल नहीं हुआ। इसका मतलब f(x) डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम। पूरा का पूरा नहीं होगा या एक नहीं होगा, मतलब नहीं हुआ। एक भी अगर नहीं हुआ तो रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। Hence Rolle's theorem is not applicable. Okay, question number 3. F close interval minus 5 to 5. What is this? Set of real numbers, codomain, is a differentiable function. Differentiable है हाँ। तो if f(x) does not vanish anywhere, then prove that f minus 5 not equal to f5. End point का वैल्यू y वैल्यू इक्वल नहीं है, ये दिखाना है। ये इंपॉर्टेंट है और ये डज नॉट वैनिश वाला, ये दोनों पॉइंट लेके हम लोग ये प्रूव करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पहले देखो ये फंक्शन है डिफरेंशिएबल, इसका मतलब क्या है? एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो एक डिफरेंशिएबल बोल लिया मतलब कॉन्टिन्यूअस हम लोग अपने आप समझ लिया, हो गए। जैसे मतलब आप क्लास 11 में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप क्लास 10 पास। आप कोई नहीं पूछेगा कि ये क्लास 10 पास हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। आप डिफरेंशिएबल मतलब हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा ही, गॉट इट। तो f(x) कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ये फंक्शन में हम लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल टू दिस फंक्शन, ठीक है। Hence, by mean value theorem, we can write there is a c in minus 5 to 5 such that f dash c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a। ऐसा करके जो ये जो फॉर्मूला था उस हिसाब से, ओके। But it is given that f dash x does not vanish anywhere, मतलब जीरो नहीं होगा। vanish मतलब जीरो होगा, does not vanish not zero, राइट। तो ये ज़ीरो नहीं होगा, ये ज़ीरो नहीं होगा मतलब ये भी ज़ीरो नहीं होगा, ये ज़ीरो नहीं होगा इसका मतलब इसका बराबर जो अमाउंट है वो भी ज़ीरो नहीं होगा। यही तो समझना है ना। तो समझ गया आपने। 5 + 5 क्या होगा? 10। 10 अगर ज़ीरो के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो फिर ज़ीरो ही होगा। तो दिस एक्सप्रेशन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो आपको मिल जाएगा ऐसे कर। न्यूमरेटर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। कैसे मिला हमको? फिर से बता रहा हूँ। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 + 5 10। 10 इंटू क्रॉस प्रोडक्ट करके जीरो के साथ करोगे तो जीरो देगा। तो न्यूमरेटर नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसको राइट साइड में ले जाइए ऐसे, तो आपको नॉट इक्वल मिलेगा ना। दिस इज व्हाट यू वायर टू एक्सप्रेस, हैंस प्रूव्ड, राइट। समझ गया? इसमें मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई हुआ, ठीक है। वेरीफाई करना है। ये फंक्शन है और क्लोज इंटरवल a = 1 and 4। मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करना है जैसे रोल्स थ्योरम वेरीफाई किया था उस तरीके से। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, which is a polynomial function, hence it is continuous and differentiable. So by mean value theorem there exists a c in between 1 and 4, क्योंकि 1 और 4 b का वैल्यू देकर रखा था ना। such that f dash c is equal to, ये है आपका बाय मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। b में कौन आएगा? 4 और a में 1 आएगा। तो एंड पॉइंट का वैल्यू क्या क्या है? मतलब f1 निकालना पड़ेगा और f4 निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर वैल्यू डालने के लिए निकालिए सिंप्लीफाई करके। ये एक तो निकला -6, दूसरा -3, ठीक। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा f dash c निकालने के लिए? तो f dash x किसको करेंगे डिफरेंशिएशन? इसको करो 2x और -4। x के लिए तो 1 ही आएगा और -3 के लिए 0। डिफरेंशिएशन का बारे में बोल रहा हूँ, हाँ। तो आपका 2x -4 आएगा, ये 2x -4 डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे c डाल देते हैं तो 2c -4 होगा ना। सो देयरफॉर f dash c = 2c - 4। सो f dash c f4 - f1 by 4 - 1, अपना अपना a b का वैल्यू डाल दिया गया, सिंपल है। तो 2c - 4 कहाँ से मिला आपको? ये आप निकाल चुका है और इसका अपना अपना वैल्यू
आ रहा है अभी F4 ये -3, F1 -6, ओके 4 - 1 3, जस्ट सिंप्लीफाई -3 ये कितना हो गया +6, ठीक है। ऐसे करके 6C 12 -3 +6, ठीक है। सो 6C 12 + 3 हो गया, 3 आप ट्रांसपोज कर दिया गया। So 6C is equal to 15, C is equal to 15/6 means is equal 5/2 cancelling by 3, 2.5, 2.5 belongs to definitely 1 and 4 का बीच में होगा ही होगा, hence we got a value, so it is verified. Number 5, verify mean value theorem। फिर से वही है, एक फंक्शन दिया हुआ है, इंटरवल 1 और 3 का बीच में देख रखा है और एक C निकालना है जो C में F' 0 भी होता है और यहाँ पे भी 1 और 3 का बीच वाला है कोई भी एक C, जिसमें मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करना है, ठीक है। ये फंक्शन f(x = x³ - 5x² - 3x इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल 1 3 एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 3, राइट। तो क्या होगा, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो बाय मीन वैल्यू थ्योरम आपको एक C मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो वो है कि नहीं हम लोग वेरीफाई करके देखेंगे। तो F1 वैल्यू क्या होगा, x में 1 डाल के देखना पड़ेगा, 1³ 5 1² 3 × 1, हर x में 1 is सब्सटीट्यूटेड। तो 1 - 5 -3 1 - 8 इज इक्वल -7, नाइस। तो आप फिर F3 निकालिए, 3³ 27, 5 × 3² 5 9 45, 3 × 3 9, तो 27 - 45 - 9 क्या मिलेगा आपको, 27, दिस इक्वल टू -54, सो विल गेट -27 अगेन, दिस F3 इज इक्वल -27, अपना अपना वैल्यू मिल गया, ठीक है। Since F' C is equal to FB minus FA by B minus C, ये by mean value theorem, A is equal to 1, B is equal to 3, so F' उसका डिफ्रेंशिएशन ये है, x³ था, 5x² था और 3x था, इसीलिए ऐसा। F' 3c² - 10c - 3, now F' is equal to 3, B का जगह में 3 आया और A का जगह में 1, B 3, A 1, ऐसे करके सब्सटीट्यूशन के बाद आपको ये एक्सप्रेशन मिला। अब हम क्या करेंगे, इसका F3 का वैल्यू निकल चुका है -27, F1 का माइनस, तो डाल देते हैं। F3 का वैल्यू -27 और F1 का -7 था, अपना अपना वैल्यू है, डाल देते हैं। ऐसे करके -7 और -27 डाल दिया, 3 - 1 2 आया और ये तो F' है। अब इसको सोल्व करते हैं, 27 -27 + 7/2 बिकॉज माइनस प्लस है ना, तो ये 3² - 10c - 3 विच इज इक्वल टू -10, यहाँ से आया -20/2, -10 कैंसिल करने के बाद, ठीक है। अब ये 10 को आप लेफ्ट साइड में लेके जाइए तो आपका 7 देगा ना, -3 + 10। अब आप इसको फैक्टराइज कीजिए, -3c - 7c स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 3 और 7 10 देगा, ठीक है। 3c कॉमन लीजिए और यहाँ पर 7 कॉमन लीजिए, लाइक दिस, c - 1 कैन बी टेकन कॉमन, लेके ये मिला और c इक्वल क्या आया 1 and 7/3, ठीक है। लेकिन जो c है ये आपका इंटरवल क्या था, 1 and 3 था ना, 1 and 3 ओपन इंटरवल था, ये 1 तो रिजेक्ट होगा, यहाँ निकल रहा है लेकिन हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये तो ठीक है ना, 7/3 1 और 3 का बीच वाला नंबर, where c = 7/3 is a number in between 1 and 3, hence mean value theorem is verified, ठीक है। ये 1 तो किस लिए रिजेक्ट हुआ समझ में आ गया होगा, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई करता ही नहीं, ये 1 तो बाहर में आ गया इंटरवल का, ये इंटरवल का, क्योंकि 1 इस इंटरवल का मेंबर नहीं है, ओपन इंटरवल है ना, 1 is excluded, clear? Okay, let's move. Now F' C is equal to 0, which implies
3c square minus 10 of c minus 3 is equal to 0. Applying quadratic formula because it is a quadratic equation. So c is equal to minus b, means here b is minus 10, and that's why in place of b we have put minus 10. Then plus minus root over b square minus 4a is 3, c is this minus 3, and then 2 into a means 3, isn't it? So this is minus into minus plus 10, plus minus 10 square means 100, and 4 9s are 36, right? Minus into minus we got plus. So 136, square root of 136, approximately 11.66, and that is what we have put here for root over 136, right? Then 10 plus minus 11.66 is we will get two expressions, 10 plus of this 11.66 by 6 and 10 minus 11.66 by 6, one for plus sign and one for minus sign, isn't it? Now you see, when we use plus sign, then we get 21.66 divided by 6, which gives us 3.61. Actually it is greater than 3. And then when we use negative sign, we get minus 1.66, isn't it? Which is a negative number, means less than 1. So why we are considering 1 and 3? Because our given interval was 1 and 3, isn't it? 1 to 3. So both the numbers are outside of this interval. That's why there is no value of c, right? That is what. Okay. Examine the applicability of mean value theorem for all three functions given in the above exercise 2. क्वेश्चन नंबर 2 में जो फंक्शंस दिया हुआ था, मतलब उसमें एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम चेक करने के लिए दिया था. यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मीन वैल्यू थ्योरम चेक करेंगे. करते हैं. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2. ये फंक्शन था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 था और एक्स स्क्वायर माइनस 1 पॉलिनोमियल फंक्शन था. ठीक है. अच्छा, क्या है, रोल्स थ्योरम का हिसाब से तो ये एप्लीकेबल नहीं हुआ ना, क्योंकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं था, कॉन्टिन्यूस भी नहीं था. ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, गिवन इंटरवल्स में है. तो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब आपका मीन वैल्यू थ्योरम भी एप्लीकेबल नहीं होगा. बात समझ में आ रहा है? मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल होगा कौन सा फंक्शन में, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूस होता है. फिर ये तो हमको पता है, already we have discussed that this function is not continuous and differentiable at integral points. That's why in these two cases our mean value theorem is not applicable. फिर दूसरा नहीं करते हैं, ऐसे आपको मेंशन कर दिया. और ये तो पॉलिनोमियल है, तो इसीलिए कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है. ठीक है. और f1 क्या है, वो f1 0 है और f2 3 है. तो ठीक है, उसमें मतलब नहीं है हम लोग का क्या, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है कि नहीं. जो फंक्शन डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूटी से होता है तो उसमें मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. मतलब इस फंक्शन में हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे, बाकी ये दोनों में नहीं करेंगे. और आपको यही बात बताना था, करेंगे या नहीं करेंगे, कर पाएंगे या नहीं पाएंगे. ठीक है. इसमें नहीं कर पाएंगे, इसमें नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे. ओके, दैट्स ऑल. ठीक. आप लोग बाकी लिखना, नोट बनाना जो है आप कर लीजिएगा, आप लोग के लिए छोड़ दिया. धन्यवाद. ठीक है.